हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का, उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। और देखिए, ये सीरीज़ जो हमारी एसएससी एमटीएस के लिए जो सीरीज़ है, तो 2024 में जो पेपर हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसकी सीरीज़ आज उसकी पहली क्लास है। हम जीके जीएस का जो जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबका जीके जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। और इससे पहले जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है 2024 में, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसका मैंने जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करा दिया है। पर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, मैंने हर शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस कराए हैं। आप अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे भी देख लें, चैनल पे है। तो ये जो दोनों सीरीज़ हैं आपको बहुत काम आएंगी। अभी मैं जो एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं 2022-23 में, उनकी भी पीवाईक्यू सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, वो डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद सीएचएसएल की लेके आऊँगा, तो कंप्लीट हम पीवाईक्यू तो एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, कहीं और से आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू रिवीजन जैसे भी लेना चाहें, आपके लिए ये सीरीज़ तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देंगे 2025 में, अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, उन सभी के लिए, एसएससी के लिए या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए ये जो लेक्चर है, क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी भाई। जहाँ पे भी जीके जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बायलिंगुअल रहेगी। तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि जो अब इसके बाद क्लासेस आएंगी एमटीएस के पेपर के सॉल्यूशन की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षवर्धना? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपको सोचना है थोड़ा ऑप्शन देख के। देखो, हम यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ना सिर्फ हमें चीज़ें याद रखनी है, बल्कि हमें ट्रिक्स भी अपनानी है कि हम ऑप्शंस को कैसे डील करेंगे, ऑप्शंस के साथ कैसे अपने आंसर तक पहुँचेंगे। तो देखो, कालिदास का आपने सुना होगा, ये गुप्ता पीरियड में था, है ना। गुप्ता पीरियड के किसी किंग के कंटेम्प्ररी था। तो गुप्ता पीरियड भाई हर्षवर्धना से पहले आया था। हर्षवर्धना किस डायनेस्टी का था? तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी का था। तो पुष्यभूति कब आई थी? तो ये गुप्तास के बाद आई थी, जो ये डायनेस्टी है। उस कालिदास तो हो नहीं सकता। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति का आपने सुना होगा, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड से एसोसिएटेड है ये, ठीक है, कंटेम्प्ररी है उसके। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब वत्स भट्टी, तो इसके बारे में भी हमने कम सुना है। तो बाण भट्ट है, मोस्टली आपने सुना ही होगा, इसका क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है बाण भट्ट के बारे में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, जो कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, वो बाण भट्ट थे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ऐसे हम अपने आंसर्स को निकालेंगे और बिल्कुल बहुत आसानी से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, मोस्टली इस पे ही जाएंगे। ये हमने पढ़ भी रखा है, बाण भट्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो, जो कालिदास थे, वन ऑफ द जेम्स ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे कालिदास। और जो चंद्रगुप्त थे, इनका जो कार्यकाल था ये था 375 से 415 सीई, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी फोर्थ सेंचुरी से लेके, जो इनका मतलब पीक पीरियड था, वो फोर्थ सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी तक था। उसके बाद आ जाते हैं ये पुष्यभूति। तो पुष्यभूति की जो कैपिटल थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर पे इन्होंने रूल किया था, थानेश्वर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। देखो, इनकी जो पोएम्स थी वो कुमार संभव कालिदास की और रघुवंशम, ये पूछी हुई है एग्ज़ाम में, और मेघदूत, शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम, तो ये सारी आपको याद रखनी है। ये पूछी जा चुकी हैं एग्ज़ाम्स में, कालिदास से एसोसिएटेड है, कालिदास की पोएम है। और कालिदास, रवि कीर्ति देख लेते हैं। तो रवि कीर्ति जो है कोर्ट पोइट थे पुलकेशिन सेकंड के, और किस डायनेस्टी से थे? तो चालुक्य डायनेस्टी से थे पुलकेशिन सेकंड। और देखिए, यहाँ मैंने पल्लवा लिख दिया है, तो यहाँ पुलकेशिन सेकंड किस डायनेस्टी के थे? तो ये चालुक्य डायनेस्टी के थे, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टी। तो चालुक्य डायनेस्टी से थे पुलकेशिन सेकंड, और रवि कीर्ति इनके
कोर्ट में थे। आईहोल जो इंस्क्रिप्शन था वो ये पुलकेशिन सेकंड से एसोसिएटेड है और रिटन इन क्लासिकल संस्कृत में लिखा हुआ है। और किसने कंपोज किया था? तो रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। अब देखो, बाणभट्टा ने लिखी थी हर्षचरिता और कादम्बरी। कादम्बरी इन्होंने आधी लिखी थी, ठीक है, पूरी नहीं लिखी थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये हैं हर्षचरिता और कादम्बरी, ये दोनों याद रखनी है आपको बाणभट्ट की। और हर्षवर्धना ने खुद ने भी लिखी हैं, कौन सी? रत्नावली। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की जो खुद की है वो है रत्नावली, रत्नावली, नागनंदा, नागनंदा और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये खुद ने लिखी हैं हर्षवर्धना ने। ये तीनों आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज पर आर्टिकल 181 दी कैन नॉट प्रिसाइड वाइल a resolution for his removal from office is under consideration in state legislative assembly। तो अनुच्छेद 181 के अनुसार अध्यक्षता नहीं कर सकता जबकि उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन है। तो आर्टिकल 181 के बारे में पूछ लिया है। तो देखो, ये है स्पीकर, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो जब स्पीकर के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास होता है, उसके रिमूवल का मैं आपको समझाता हूँ। जब स्पीकर होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसका जो स्पीकर होता है, स्पीकर के अगेंस्ट जब रिमूवल का रिजोल्यूशन पास होता है, जो रिमूवल का रिजोल्यूशन पास होगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा, तो उस टाइम पे जो स्पीकर होता है ना, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। जो प्रिसाइड नहीं कर सकता, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना, उसे प्रिसाइड नहीं करेगा जब उसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। देखो, आर्टिकल 165, तो आर्टिकल 165 किससे रिलेटेड है? ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। तो जो एडवोकेट जनरल है स्टेट में होता है, तो इसका ऑफिस 165 आर्टिकल में है, ठीक है। और एक होता है कौन? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो ये आर्टिकल 76 में है इनका ऑफिस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र होते हैं, अटॉर्नी जनरल। अब देख लेते हैं आर्टिकल 178। तो आर्टिकल 178 क्या कह रहा है? 178 ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस होता है, वो आर्टिकल 178 में दे रखा है। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है। आर्टिकल 93, तो ये लोकसभा के लिए है, उनके जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनके लिए है आर्टिकल 93। और आर्टिकल 89, तो आर्टिकल 89 किससे रिलेटेड है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा। तो आर्टिकल 89 कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे जो, तो वो क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। तो आर्टिकल 89 का ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 182 क्या कहता है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आर्टिकल 182 क्या कहता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उनका ऑफिस दे रखा है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं सारे आर्टिकल्स, ठीक है। अब देखो 169 जो है, पार्लियामेंट क्या करती है? अबॉलिश और क्रिएट कर सकती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं ना स्टेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टेट में, उन्हें अबॉलिश और क्रिएट कर सकती हैं सिंपल मेजोरिटी से। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और 171 जो आर्टिकल 171 है, आर्टिकल 171 में क्या है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के नंबर्स हैं। जितनी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके 1/3 ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो स्टेट में होती है, ठीक है। सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, 6 स्टेट्स में ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल है।
ठीक है, ये और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 171, आर्टिकल 179 और आर्टिकल 165, 178, 93 और 89 और 182। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। या तो किसी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है या नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। In 1928, who among the following wrote the Congress Party's Nehru Report, a future constitution for independent India based on the granting of dominion status? तो 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भविष्य संविधान डोमिनियन स्टेटस देने के आधार पर लिखा था? तो ये किसने लिखी थी जो नेहरू रिपोर्ट आई थी? तो ये थी, लिखी थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी 1946 में, तो जो पहली जब उसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो वो कौन लाया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन आया था, इसे यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। और जो पहली जो मीटिंग थी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, उसकी 9 दिसंबर 1946 को। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो ये मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। द पटकाई हिल्स आर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो पटकाई हिल्स कहाँ पड़ेंगी, किस पहाड़ों का हिस्सा है? देखो, अब आपको इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। देखो, वेस्टर्न घाट्स ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है जो नीचे है। तो इधर जो है, इधर वाला वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो वेस्ट में ये वेस्टर्न घाट्स हैं जो इधर होते हैं, और जो ईस्ट में होते हैं ये ईस्टर्न घाट्स हैं। और जो यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना, है जो ये है हमारा पूर्वांचल का हिमालय यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे काराकोरम जब ऐसे 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 है, और ये है ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये देखो, ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम। तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 रेंज हैं जो कि ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। ट्रांस हिमालय, ये आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय के अंडर आएंगी ये। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों रेंज हैं ये। तो काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, यहीं पे है। और कशेरुबम कशेरबुम ये काराकोरम रेंज की पीक्स हैं, K2 और कशेरबुम। ठीक है, तो जो पड़ता है हमारा आंसर क्या है? तो आंसर है हमारा पूर्वांचल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये पूर्वांचल में पड़ेगा ना, ईस्ट में। तो पूर्वांचल है, यहाँ पे पड़ती है पटकाई बूम हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो मेघालय है ना, यहाँ पे पड़ती हैं गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 जो हिल्स हैं वो पड़ती हैं जो मेघालय है। ठीक है, और यहाँ वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। देखो, यहाँ पे जो हमारा पार्ट है ना, ये ट्रांस हिमालय के अंडर 3 आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद ग्रेट हिमालय आता है, ग्रेट हिमालय। देन उसके बाद लेसर हिमालय, फिर उसके बाद आती है शिवालिक रेंज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है ये। तो ट्रांस हिमालय के अंदर 3 है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय का पार्ट कौन सा है? तो जो लेसर हिमालय में आती हैं वो आती हैं पीर पंजाल रेंज। ठीक है, और धौलाधर और मसूरी रेंज। ठीक है, और एक नाग टिब्बा।
और इधर अगर हम नेपाल में चले जाएं तो नेपाल, ठीक है, तो नेपाल में महाभारत रेंज, महाभारत रेंज ये लेसर हिमालय का पार्ट है, और इससे ऊपर जो पड़ता है ग्रेट हिमालय, और इससे नीचे पड़ती है शिवालिक रेंज जो सबसे लास्ट में है नीचे। ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की है बहुत ज़्यादा और एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा ये पोर्शन जो हिल्स का है, ठीक है। तो ये पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब पूर्वी तो बोलते हैं ईस्ट को, आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये पटकाई बूम हिल्स पड़ती हैं, पटकाई बूम हिल्स बोलते हैं इन्हें, पटकाई बूम हिल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? तो ये मिला था शूटिंग में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा जी को बीजिंग 2008 में ओलंपिक्स में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था वो बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? तो फुट फॉल्ट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये है टेनिस से, तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं दूसरे जो गेम्स हैं उनसे एसोसिएटेड। तो हॉकी से एसोसिएटेड पूछा हुआ है फेस ऑफ, तो ये हॉकी से एसोसिएटेड है। लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है ड्यूस, और आर्चरी से एसोसिएटेड है एंकर, और बास्केटबॉल से फ्लैग्रेंट फाउल। तो ये चारों पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट द रिवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन? तो निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना कीजिए। तो देखो रिवेन्यू रिसिप्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे करनी है? देखो रिवेन्यू रिसिप्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें दे रखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है माइनस रिवेन्यू डेफिसिट, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10.80 माइनस 2.80%, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8%। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो हमने निकाल लिया रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। आपको फॉर्मूले पूछ रहा है तो आपको जीडीपी, जीएनपी, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। और मैं इकोनॉमी का जब लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। When a large amount of carbon dioxide dissolved in a water body, the water become acidic because of the formation of which of the following acids? जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा एक जल निकाय में घुल जाती है तो निम्नलिखित में से किस एसिड के गठन के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी बड़ी मात्रा को एक वाटर में मिला दिया जाएगा? तो इसमें जो बनेगा वो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब हम देख लेते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, दैट कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है उसका ये कंपाउंड है, ठीक है। और COOH से बना होता है, वीक एसिड है, पंजेंट ऑर्डर है, और सोर टेस्ट होता है इसका, और ये ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। आपने देखा होगा COOH यहाँ पे ऐसे बनता है ये फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हिंदी वालों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है भाई। इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो बेसिक आपकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इतनी वोकेबलरी आपकी होनी भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम, 9th क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2001 एम्स टू ऑफर होम्स ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़? तो वर्ष 2000 में और 2001 में शुरू किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश करना है? तो देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ऑप्शंस पे जाओ इसको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या ये क्वेश्चन किसान से रिलेटेड है? तो विच प्रोग्राम दैट इंट्रोड्यूस्ड एम्स टू ऑफर होम्स,
ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर। तो ये क्या किसान से रिलेटेड है कोई योजना? नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम उद्य, हाँ, ग्राम का उदय से कुछ कुछ इसमें पॉजिटिव सोशल वर्क हो रहा है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है इसमें, ग्राम से रिलेटेड है, लोगों की लाइफ से रिलेटेड है। तो होम्स हो गए प्रोवाइड कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, बेसिक हेल्थ केयर, तो हाँ इसमें गांव से रिलेटेड है, ये हो सकता है, हम मान लेते हैं। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो क्या ये सड़क के बारे में है? तो सड़क के बारे में होगी तो सड़क की योजना होगी, रोड से रिलेटेड होगी, तो हम इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आती है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। नहीं, व्यय वंदना तो आपको पता है ये ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड थोड़ी ना होगी, व्यय मतलब बूढ़े वयस्क जो होते हैं उनके लिए है ये योजना। तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपको इस एंगल से भी सोचना है, आपको दिमाग को खुला रखना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि जो चीज़ें मेरे को याद हैं सिर्फ वो याद है एग्जैक्टली तो ही सही होगा। नहीं, आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाएंगे एग्ज़ाम में और जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो आपका ऑप्शन जो आंसर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको ये चीज़ें भी एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करनी है जो वहाँ पे कॉमन सेंस है अपनी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। इसमें होम्स और ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर जोर दिया था रूरल एरियाज़ में। अब हम दूसरी योजना के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो पीएम किसान सम्मान निधि है ये 2019 में आई थी, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएंगे जो फार्मर्स हैं उनके लिए, 6,000 रुपये पर ईयर। तो इंस्टॉलमेंट में होंगे ये, 2-2 हज़ार के में 3 इंस्टॉलमेंट होंगी 4-4 मंथ के गैप पे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये पहले था स्मॉल और मार्जिनल, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं उनके लिए था, जिनके पास 2 हेक्टेयर मैक्सिमम लैंड है, उनके पास जो फार्मिंग एरिया है उनके लिए होता था, बट अभी ये एक्सटेंड कर दिया सबके लिए, ठीक है। तो 6,000 की इंस्टॉलमेंट दी जाएगी पर ईयर, 2-2 हज़ार की 4-4 मंथ पे। तो पीएम किसान सम्मान निधि, ये आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है कब आई थी, 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है। अब आता है पीएम ग्राम सड़क योजना, तो ये कब आई थी? तो ये आई थी 2000 में, और टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। जो इसका काम क्या था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना था जहाँ पे कनेक्टिविटी है नहीं, ठीक है। जैसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज, जहाँ पे 500 है प्लेन एरिया में, 500 प्लस है, और 250 प्लस है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहाँ पे पॉपुलेशन जो इतनी है उनको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट करना, ठीक है, रोड प्रोवाइड करना। और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना क्या है? ये है सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यहाँ पे एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में आपको पेंशन मिलेगी, और जो मिनिमम पेंशन है वो 2,000 है, और जो मैक्सिमम है वो 10,000 तक मिलेगी, ठीक है। और 1,000 या 2,000, 1,000 है शायद इसकी जो मिनिमम पेंशन है पर मंथ, आप 1,000 और मैक्सिमम 10,000 निकाल सकते हैं। आपको इसकी एलिजिबिलिटी है 60 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। आप ये ना इंश्योरेंस की तरह है कि आपको एक बार पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा, तो 15 लाख मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, और इसमें मंथली आपको पैसे मिलेंगे, आपकी जो पेंशन है वो मिलेगी, 1,000 मिनिमम ले सकते हैं या फिर मैक्सिमम 10,000 तक निकाल सकते हैं, और 15 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स प्रोजेक्ट्स इज डिक्लेयर्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को इन मई 2001? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान परियोजना को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में किसके द्वारा घोषित किया गया है मई 2001 में? यूनेस्को। तो इसका बताना है आपको किसको यूनेस्को ने घोषित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियाट्टम। तो कुटियाट्टम को सपोर्ट, नेशनल प्रोजेक्ट है जो कुटियाट्टम का, ठीक है, उसको यूनेस्को ने
मास्टरपीस ऑफ ओरल इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए डिक्लेयर किया है। तो इसका और देख लेते हैं। देखो, जो संगीत नाटक अकादमी है, नेशनल अकादमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा की है। इसने लॉन्च किया था कुटियट्टम प्रोजेक्ट 1990-91 के आसपास। तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है, ये जो एस्टेब्लिश करी गई थी 1953 में, टू सपोर्ट संस्कृत थिएटर इन थिएटर ऑफ केरला। तो संस्कृत का जो थिएटर है केरला में, उसको सपोर्ट करने के लिए। और प्रोजेक्ट गोल टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कुटियट्टम, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द आर्टिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें भी ना फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं लोग, स्टोरी समझाते हैं डांस के थ्रू। ठीक है, जो ऑडियंस होते हैं उन्हें कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, अपने एक्सप्रेशन को, उस चीज़ को लोगों के सामने दिखाने में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आपको याद रखना है, नेशनल प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कुटियट्टम। और किसने? संगीत नाटक अकादमी ने लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट 1990-91 में। और संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी? 1953 में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पूछ रहा है ऐसे जो ये डांस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूज़िक के इंस्टीट्यूशंस हैं, एसएससी का, एनटीए का फोकस बहुत ज़्यादा है। 2024 में एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं संगीत नाटक अकादमी से। ठीक है, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो डांस के, ड्रामा के, म्यूज़िक के। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट्स एंड देयर मोलर मास फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से अणु सूत्र इकाइयों की गलत जोड़ी और उनके दाढ़ द्रव्यमान का चयन करें। तो इसमें से गलत, इनकरेक्ट पूछा है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। इनकरेक्ट या नॉट देखते ही अलर्ट हो जाना है। इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और बच्चे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते नॉट को, इनकरेक्ट को भूल जाते हैं। तो वो आपको नहीं भूलना है। तो इसका जो आंसर है वो है HNO3 62। इसका नहीं है, इसका है 63 जो मोलर मास है। ठीक है, तो ये राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो जो गलत है, इनकरेक्ट है, वो HNO3 62। अब देख लेते हैं। देखो, जो मोलर मास होता है, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस देयर इन। तो जो जितना मास होता है एक सब्सटेंस का, और डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की उसमें, और बल्क में होता है नॉट मॉलिक्यूलर द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो ग्राम पर मोल में को मेजर करते हैं। तो HNO3 का है 63 म्यू। देखो, जो भी ये दे रखा है ना कंपाउंड, इसमें जो भी एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास, उसका प्लस कर देते हैं सबको। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाता है सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। इन एनिमल सेल द ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स। तो जंतु कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला फैटी एसिड का टूटना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनल्स बताना है। तो वो किया जाता है पेरोक्सीसोम्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ब्रेक डाउन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर है पेरोक्सीसोम्स। तो दूसरों के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो राइबोसोम्स है वो इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर है, बना होता है RNA और प्रोटीन्स का, और साइट है प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल में। और राइबोसोम्स रीड्स द मैसेंजर RNA सीक्वेंस, जो मैसेंजर RNA सीक्वेंस होता है उसको रीड करता है, एंड ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड इनटू अमीनो एसिड्स। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करता है अमीनो एसिड्स में। अब देखते हैं गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus फाउंड इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव सेवरल फंक्शंस, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड प्रोसेसिंग में, और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, और स्टोरेज में। इसका जो प्राइमरी 3 फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टिंग, सॉर्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस है सेल का, और प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल एंड
उसके फंक्शनिंग में। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, और ये पावर हाउस है सेल का, पावर हाउस ऑफ सेल। ये ध्यान रखना है आपको, इतनी इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी cities have been selected to be developed as sustainable and responsible destinations as per Swachh Darshan 2.0 scheme launched by Union Ministry of Tourism in January 2023। तो स्वदेश के अनुसार टिकाऊ और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित होने के लिए कितने शहरों का चयन किया गया है? दर्शन 2.0 योजना जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो कितने जो सिटीज़ हैं उनका चयन किया गया है? तो 30 सिटीज़ हैं जिनका चयन किया गया है। आपको एक स्वच्छ भारत मिशन आया था जो वो 2 अक्टूबर 2014 में आया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ओपन डिफिकेशन फ्री। इसे भी थोड़ा याद रखें, कब आया था पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो कितनी सिटी सेलेक्ट करी गई हैं इसके लिए, दर्शन 2.0 स्कीम्स के लिए, जो कि मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। दूसरे जो आने वाले एग्जाम में उसमें मिनिस्ट्री पूछ सकता है, तो एक क्वेश्चन में आपके आंसर भी छुपे हुए हैं। तो 30 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो ये आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जो उसके लोग थे किस चीज़ से अवेयर नहीं थे? तो वो आयरन स्लैब्स। तो आयरन के बारे में नॉट नोन द पीपल, जो आईवीसी के पीपल थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, गोल्ड के बारे में जानते थे और ब्रोंज के बारे में जानते थे। सन ड्राइड ब्रिक्स मिली हैं, बैक्ड ब्रिक्स मिली हैं और मोर्टार और जिप्सम भी मिला है। तीनों सही हैं, ये आंसर गलत है इसका, नॉट नोन थी ये। ठीक है, एक्सक्लूडेड है। तो आपने अगर आईवीसी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल ले जाओगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम। इन 1991 1991 सेंसस विच स्टेट वाज द हाईएस्ट इन रैंक इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट एंड हेल्ड हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ लिटरेसी रेट? तो 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च रैंक था और साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से अधिक था? तो आपको बताना है कि जो 1991 का सेंसस आया था उसमें किस स्टेट की जो लिटरेसी रेट था वो सबसे ज़्यादा था, और जो हमारी जो इंडिया की जो एवरेज जो लिटरेसी रेट था उससे भी ज़्यादा था। तो किस स्टेट का था वो? तो वो है केरला का। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो अभी जो 2011 में आया था उसमें भी केरला का जो लिटरेसी रेट है 93.91% है। ठीक है, और जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो 74.04% है। मेल का कितना है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है ये। तो मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। ये आपको ध्यान रखना है, 2011 वाले सेंसस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। टीजीएल में जो 2024 में पेपर हुआ है उस पर मोस्टली क्वेश्चंस 2011 के सेंसस से पूछे हुए हैं। लिटरेसी से 2-3 क्वेश्चन हैं इनका, और इनका डिफरेंस भी पूछ रखा है मेल और फीमेल का। तो आपको 2011 वाला सेंसस पूछना है, इसमें 1991 वाला सेंसस पूछ लिया है। वैसे 1991 वाला सेंसस पूछता नहीं है जनरली, बट ठीक है, इसको आप आसानी से वैसे भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं है निकालना। अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑर्गेनल्स कंटेन राइबोसोमल आरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स? तो किस अंग में राइबोसोम्स आरएनए होता है और राइबोसोम के उत्पादन में शामिल होता है? तो ये है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, न्यूक्लियोलस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो राइबोसोमल जो राइबोसोमल आरएनए जो होता है
वो आरआरएनए होता है, लाइज इन न्यूक्लियोलस। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है भाई इसको। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियोलस होता है ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और आफ्टर प्रोडक्शन राइबोसोम्स लाइज इन ऑन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो प्रोडक्शन के बाद जो राइबोसोम्स होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में लाई करता है। और जो गोल्गी अपरेटस होता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स का गोल्गी अपरेटस से होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्गी अपरेटस, जो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपको ये याद रखना है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कहाँ पे लाई करता है, तो न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो और क्या है इसके बारे में, तो ये हमने देख लिया है, राइबोसोम्स लाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ विच नोटेबल इंडियन पर्सनैलिटी। तो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस उल्लेखनीय भारतीय व्यक्ति के जीवन का वर्णन करती है। तो ये तो वही क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा आसान दे दिया है। तो इसका जो आंसर है, आप ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। अब देख लेते हैं हम किरण बेदी के बारे में। तो किरण बेदी जी ने लिखी है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल ट्रांसफॉर्मिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिजन इन वर्ल्ड फियरलेस गवर्नेंस। तो दो लिखे हैं इन्होंने, इट्स ऑलवेज पॉसिबल और फियरलेस गवर्नेंस। अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पूछी जा चुकी है बुक, तो याद रखनी है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज हु वॉज अरेस्टेड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज मार्टियर्ड इन हंगर स्ट्राइक ऑफ 63 डेज इन जेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी जिसे भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र में मामले में गिरफ्तार किया गया था, कौन सा था जेल में 63 डेज 63 दिन की भूख हड़ताल में शहीद हो गए। तो कौन थे वो, तो जितेंद्रनाथ दास थे। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 1928 में, 1928 के आसपास हुई थी। ठीक है, अब देखो दूसरे ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वो अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जी, काकोरी जो ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, काकोरी 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 जो ट्रेन रॉबरी हुई थी उनसे एसोसिएटेड है, 1925 में हुई थी ये। और जो प्रफुल्ला चाकी जी हैं वो, प्रफुल्ला चाकी जी और खुदीराम बोस जी 1908 में इन्होंने बॉम्ब फेंकने की कोशिश करी थी जज किंग्सफोर्ड पर, बट वो अनफॉर्चुनेटली उन पर नहीं गिरा। दो लेडी उसमें से डेथ हो गई थी, दो लेडीज़ की। तो ये जुड़े हुए थे जुगांतर ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज से। ठीक है, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। और रास बिहारी बोस जी इंडियाज़ इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने बनाई थी मार्च 1942 में, ये पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। और ये भी पूछा जा चुका है जुगांतर ग्रुप के रिवॉल्यूशनरीज प्रफुल्ला चाकी जी और खुदीराम बोस के बारे में आपको ध्यान रखना है। और राम प्रसाद बिस्मिल किस जो रॉबरी है उससे जुड़े हुए हैं, तो काकोरी जो ट्रेन रॉबरी है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके ऑप्शन, वेरी रिजिड एंड डिफ़िकल्ट टू अमेंड। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये USA का है, उसे अमेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फ्लेक्सिबल भी नहीं है, तो फ्लेक्सिबल UK का है जिसे अमेंड करना बहुत आसान है, ऑर्डिनरी लाज की तरह ही उसे अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों नहीं है, ना इधर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ को अमेंड करने के लिए देखिए, ना तो वो बहुत रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है,
मतलब जैसे यूएसए का है रिजिड, उसे अमेंड ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। यूके का बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इंडिया में दोनों तरह के हैं। देखो उसमें क्या है कि इंडिया में जब हम अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो उसमें स्पेशल जो मेजॉरिटी है वो भी दे रखी है, और सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और हाफ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द मेंबरशिप, ऐसे भी। और किसी किसी में अमेंडमेंट में हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये है। और सिंपल मेजॉरिटी से जैसे हमें क्रिएशन करना है, एस्टेब्लिश करना है न्यू स्टेट, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। बट वो जो सिंपल मेजॉरिटी से जो पास होता है बिल, उसमें उसे अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। 368 तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में आता है। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो होते हैं वो 368 की कैटेगरी में नहीं आते, जो स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं वो आते हैं। ठीक है, कई तरह की मेजॉरिटी होती है, मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। एक सिंपल मेजॉरिटी होती है, एक इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में एक रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स का भी चाहिए होता है जब फेडरल स्ट्रक्चर पे बात आती है। ठीक है, अमेंड करना होता है फेडरल स्ट्रक्चर को। तो आपको ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्टेट। तो बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तेलंगाना से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं सिक्किम का कौन सा है। तो सिक्किम में होता है सागा दवा और फांग लाबसोल, ये फेस्टिवल सिक्किम में होता है। और त्रिपुरा में करची पूजा और गरिया पूजा, ये दोनों पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखने हैं। और देखिए भाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने रिव्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको जो क्लास है वो कैसी लग रही है, या फिर क्या चेंजेस और चाहते हैं आप, और किसकी सीरीज़ और लानी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपका मोस्ट वेलकम है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको हमारे एफर्ट सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमें क्रेडिट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन और मिलेगा ताकि हम और अच्छे से आपके लिए लेक्चर्स ला सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 21। राग दीपक हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच फेमस म्यूजिशियन। जो राग दीपक हैं किस प्रसिद्ध संगीतकार के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये तानसेन के साथ जुड़े हुए हैं राग दीपक। एसोसिएटेड विद विच फेमस म्यूजिशियन। तो राग दीपक जी तानसेन, तानसेन के साथ है रागा राग दीपक। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब जो अली खान काकोरी है वो रुद्रवीणा से जुड़े हुए हैं। तो ये राग दीपक जी नहीं है, ये राग दीपक से जुड़े हुए हैं ठीक है तानसेन जो म्यूजिशियन है। ठीक है, ऐसे ही अली खान काकोरी रुद्रवीणा से जुड़े हुए हैं। और लाल कलवंत जो है ध्रुपद स्कूल से जुड़े हुए हैं, कोर्ट पोइट थे ये शाहजहाँ के। और जो तानसेन है ये अकबर के कोर्ट में रहते थे, अकबर के कोर्ट पोइट थे, म्यूजिशियन थे वहाँ पे। अमीर खुसरो इन्वेंटेड सितार एंड म्यूजिकल जेनर्स लाइक ख्याल और तराना, इन्होंने इन्वेंट किए थे सितार और म्यूजिकल जेनर ख्याल और तराना। तो यह आपको ध्यान रखना है। और ये कब थे? 13th-14th सेंचुरी के आसपास थे खुसरो जी, अमीर खुसरो 13th-14th सेंचुरी के आसपास थे। तानसेन अकबर के कोर्ट में, और किससे जुड़े हुए हैं? राग दीपक से। ठीक है, एसोसिएटेड है। और अली खान काकोरी ये है रुद्रवीणा से जुड़े हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। इन सितंबर 2023, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ इनकम्बेंट संजय कुमार मिश्रा हु वाज अपॉइंटेड एज इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ ईडी। तो सितंबर 2023 में संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अब ईडी के बारे में देख लेते हैं। देखो इसकी जो फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अगर कोई ऑफेंस करता है, या फिर वियोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाज का अगर कोई वायलेट करता है तो ईडी छापे मार सकती है।
अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर है ये, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। 1956 में ये बना था, ठीक है। और इसका नाम पहले एनफोर्समेंट यूनिट था, फिर 1957 में इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया, ठीक है। और ये फेरा जो लॉ है उसके अंडर वर्क करता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है लॉ है उसके अंडर 1947, वो एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, बट फेरा के अंडर ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। बलबन्स रूल एज एन एब्सोल्यूट डेस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो एक पूर्ण निरंकुश के रूप में बलबन के शासन में निम्नलिखित में से किस घटना को जन्म दिया। तो देखिए, जो बलबन था उसने किसे ख़त्म किया था, तो इसने किया था डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, तुर्कान चहलगानी, तुर्कान चहलगानी, ठीक है। तो ये कौन लाया था, तुर्कान ए चहलगामी, तो ये लाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो लाया था उसे ख़त्म किया था तुर्कान चहलगानी चालीसा को, डिस्ट्रक्शन ऑफ 40 चालीसा बोलते हैं, ठीक है। बलबन रूल एज एन एब्सोल्यूट डिस्पोट लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, तो इसने डिस्ट्रक्शन ऑफ 40। तो ये वैसे भी आप देखो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड कॉमन मैन, तो ऐसा तो कुछ सुना नहीं, ग्रांटेड जागीर टू नोबल्स, अपॉइंटेड हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, तो यही डिस्ट्रक्शन किया था इसने, डिस्ट्रक्शन ऑफ 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ अ पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का एक हिस्सा है। तो ये है मैथोन डैम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं रिहान डैम के बारे में। तो रिहान डैम रिहान रिवर पर है, ट्रिब्यूटरी है ये सोन रिवर की, सोनभद्रा यूपी में है। और जो कोयना डैम है कोयना रिवर पर है, वो महाराष्ट्र में है। और सलाल डैम चिनाब रिवर पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। आपको याद रखना है, स्टेट और रिवर पूछ लेता है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द मेल्स ऑफ 3 एडजेसेंट स्टेट्स, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 निकटवर्ती राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये है छऊ डांस, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उड़ीसी उड़ीसा में है, जो कि कौन सा डांस है ये, जिसे संगीत नाटक अकादमी, क्लासिकल डांस है ये, उड़ीसी उड़ीसा का है, संगीत नाटक अकादमी स्टेटस देती है क्लासिकल डांस का। और सतरिया आसाम का है, आसाम का। और कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और छऊ तो 3 स्टेट में होता है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 8 क्लासिकल डांस हैं इंडिया में, क्लासिकल डांस जो है 8, और इनका स्टेटस देता है संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। 9th वाला जो है छऊ डांस है, छऊ छऊ डांस है, जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस दिया था, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी ने 8 क्लासिकल डांस का स्टेटस दे रखा है। और भी क्लासिकल डांस है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम किसका क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का। और एक बताएंगे आप कथक, ठीक है। ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताएंगे। आपका पार्टिसिपेशन ही आपको और बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो CSSC MTS का जो 30 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका GK GS का मैंने करवा दिए हैं सारे क्वेश्चंस। तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस हम करेंगे, और जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सब का करेंगे। GK आप मुझ पे छोड़ दीजिए, GK का रिवीजन आपका इतना अच्छा हो जाएगा, PYQ आपसे दूर जाएगा ही नहीं। PYQ तो आपको ऐसे रट जाएंगे बिल्कुल, और सारी चीज़ें क्लास में ही याद करेंगे हम, ठीक है। तो PYQ की आपकी टेंशन बिल्कुल
नहीं लेनी है। PYQ आप रिवाइज़ करिए और 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, 1.2 या 1.5 की स्पीड पे देखिए और चीज़ें यहीं याद करिए आप, ठीक है। और देखिए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा रटने से भी कुछ नहीं होगा। आप अपनी कॉमन सेंस बढ़ाइए कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, मेन बात वो है आपकी, ठीक है। तो CGL के भी आप देख सकते हैं, CGL की जो PYQ सीरीज़ है SSC CGL की, वो 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी भी मैंने डाल रखी है। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो मैं तो आपसे कहूँगा एक बार आप देखिए, उसके भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो 36 जो शिफ्ट हैं मैं सबके करवा रहा हूँ, बहुत सारी शिफ्टों को मैंने करवा दिए हैं। तो 25 एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम PYQ का। और SSC भाई इतने रिपीट करती है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा। एग्जामिनर के पास इतना टाइम है नहीं कि वो नए क्वेश्चन बनाए, उसको बस रिपीट करना है, क्वेश्चनों को घुमा फिरा के देना है, लैंग्वेज चेंज करनी है। तो आप बड़े आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे GS में, अगर PYQ का रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। और देखिए आज का जो कोट है वो देख लेते हैं, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो जिसने कभी ज़िंदगी में मिस्टेक नहीं करी तो उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। तो आपको मिस्टेक्स भी करना है और जीवन में कुछ सीखना भी है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो एग्ज़ाम्स तो बहुत छोटी चीज़ है, आप 2 4 5 6 महीने अच्छे से पढ़ोगे, अपने आप को टाइम दोगे तो एग्ज़ाम्स निकल जाएगा। मेन बात है कि आपको जीवन को जीना कैसे है वो ज़रूरी है, ठीक है। मिस्टेक्स करनी है और करते रहना है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना है, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी जो लेक्चर है, क्लास है, उसे ख़त्म करते हैं। और अब मिलेंगे, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा वो फर्स्ट वाली शिफ्ट का आएगा, SSC जो MTS का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, गुड बाय, ठीक है भाई।